नमस्कार धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और तमाम आपके दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिवादन। धीरेन्द्र जी, 3 जगहों पर उपचुनाव हुए, 2 जगहों पर बीजेपी को झन्नाटेदार झटका लगा है। अंतर कलह पार्टी की दतिया में देखने को मिली, उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा है। हालांकि वो सीट कांग्रेस की थी, उन्होंने रिटेन कर ली, लेकिन बांकीपुर में जो कुछ हुआ है, पीके जिस तरह से जीते हैं, उसको कैसे देखा जाए? क्योंकि वो सीट तो 1995 से बीजेपी के पास थी और बीजेपी के जो अभी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वही जीते हुए थे पिछली बार अभी नवंबर में। बांकीपुर पूरे बिहार में अगर एक सीट ऐसी थी पटना में, बिहार में, जहां बीजेपी वाले आंखें बंद करके कहते थे, यहां तक कि 2015 में भी जो बड़ी निश्चिंतता से जीत थी वो बांकीपुर थी। और बांकीपुर से जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा था, आपने उसको कहा भेजा, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष उसको बनाया है। तो इस बात से तो सम्मान होना चाहिए कि भाई हम जो आदमी हमारा प्रतिनिधित्व करता था उसको देश की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो उल्टा। और आप ये सोचिए कि ये जीत का अंतर तब है जब ये 33-37% वोटिंग परसेंटेज है, उसके बाद भी वो अगर 19,246 वोटों से जीत रहा है, तो आप ये समझ के मान के चलिए कि ये बहुत ही बड़ा झटका है। उसको आप झटका मान के चलिए। झटके का कारण क्या है? देखिए, कारण ये नहीं है कि भाई वहां से जन सुराज पार्टी, दरअसल उसने जो मुद्दे उठाए वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उसने एक तो ये कहा कि ये आदमी आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये चुनाव में चेहरा नहीं था। चुनाव में चेहरा नीतीश कुमार था। आपने चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पे जीता है और आपने प्रदेश की जनता को एक अनपढ़ मुख्यमंत्री सौंप दिया। वैसे तो मैं मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल दिमाग है सम्राट जी का। उन्होंने बहुत सारे वो जो है हाफे डेविड और कई सारे उन्होंने नए शब्द जो है इस देश को दिया। आपने एक भी नहीं दिया होगा, इतने साल हो गए। तो उन्होंने अच्छे शब्द दिए, हाफे डेविड दिया और कई सारी चीजें दी। लेकिन फिर भी एक बड़ी चीज है, लाइटर मोड में थी तो, कि आप ये सोचिए एक ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आपने चुना है जो राजद की फैक्ट्री से निकला था, बहुत सारे में निकला था, लेकिन राजद के जंगल राज के दौरान उनमें जो अग्रिम पार्टी थी उसमें शामिल था। तो उसी दिन झटका लगा था। वहां सीधे तौर पर दिखा कि जनता के साथ ही मजाक नहीं किया उन्होंने। हो सकता है वो जीत भी जाए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि एक जीत से, एक हार से कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं होता। और लेकिन इस हार को मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि हैदरगढ़ सीट से मुख्यमंत्री चुने गए थे वो आपके राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह ने 6 महीने बाद जब वो सीट खाली की थी, जब वो शायद सेंटर में आए थे, तो आपको मालूम होना चाहिए वो भी जनता, वो समाजवादी पार्टी का आदमी जीत गया था। तो इनके साथ ये हुआ है क्योंकि इनके पास अपने आप अपना वोट बैंक नहीं होता। आप जसवंत नगर में देखेंगे, भले ही वो जातिगत आधार है, तो आपका भी तो जातिगत आधार था, आपने भी तो जाति के आधार पे उतार रहे थे आप भी। लेकिन आपने जाति के गणित को खेलने के चक्कर में सब उल्टा सीधा किया। तो मुझे लगता है ये हार जो है उस कैंडिडेट की बेचारे की कुछ नहीं है, उसकी तो राजनीतिक भविष्य की पहले ही हत्या हो गई बिना बात के बाजार में। वरना तो आप ये सोच के देखिए, लॉटरी का टिकट हम लोग मान रहे थे, लॉटरी का टिकट नहीं, उसके बेचारे के उल्टे हाथ पड़ गई। क्योंकि आप ये सोचिए इसमें लड़ाई किसकी थी? सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी की किस पे थी? लॉ एंड ऑर्डर पे थी। आप जो है अभी आपने खुद देखा होगा कि क्या हुआ सीजेपी के, उसमें सबसे ज्यादा हिंसा अगर कहीं हुई, जो एक ब्लेटेंट आपको दिख रहा था सब जगह सड़क पे, उन्होंने गाड़ियां तोड़ दी, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, पुलिस को एक एक फायर करने पड़े, सब चीजें आपको दिखाई दी, पटना से लेके सब। उसके बाद आप गौर कीजिए क्या हो रहा था, आप के साथ गौर कीजिए कि भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया। आपसे मिलवाने बुला रहे हो, आप परिवार से मिलवाने बुला रहे हो, दरअसल वो क्या कर रहे हो, वो योगी आदित्यनाथ की कॉपी करने में रहते हैं। कभी उनको लगता है वो योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं, सुबह को, दोपहर को हेमंता बिस्व शर्मा बन जाते हैं, शाम को उनको प्रधानमंत्री मोदी बनने का ख्याल आ जाता है। तो वो अलग अलग रूपों में रहते हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि वो अगर अपने असली रूप में चले गए तो जंगल राज की झलक दिख जाएगी, जिसकी 8 लोगों को अब लग रही है। परसों भी एक रोहतास से आते वक्त ईओ का मर्डर हुआ और उनके ड्राइवर के उस पर है, लेकिन उनको वो अपने घरों में लगातार बता रहे थे कि उनके पास वहां के जो विधायक है लोक जनशक्ति पार्टी का, सुमित सिंह क्या नाम है उसका, वो उनको धमकियां दे रहा था, वो रंगदारी मांग रहे थे।
तो आपको आपके पास अपनी जनता को ये मैसेज देने के लिए इतना मॉरल ग्राउंड नहीं है एक मुख्यमंत्री के पास कि वो कहे और जनता यकीन करे। नहीं कर रही है, उनका वोटर यकीन नहीं कर रहा। भरत तिवारी के बाद ये लगने लगा था क्योंकि एकदम अलग माहौल तैयार हो गया था। आप सोचिए, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं ये सीट जो है अपर कास्ट बेस्ड सीट मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपर कास्ट ने धोखा दिया, क्योंकि पीके जो था वो जगह जगह जाकर छोटी छोटी बैठकों में यही बता रहा था कि बीजेपी ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, तो उनको आपको इस वक्त जवाब देना बनता है। और फिर भरत तिवारी वाला मामला जो है वो तो बहुत ज्यादा डैमेज कर गया ना। उस वक्त भी तो ब्राह्मण समुदाय के लोग कितने नाराज रहे ना इनसे, तो वो नाराजगी उन्होंने दिखा दी। मैं इसको उनका धोखा नहीं मानूंगा, क्योंकि वो वोट भी देने नहीं आए, क्योंकि आपने धोखा दिया। आपने धोखा दिया, उन्होंने धोखा नहीं दिया। क्योंकि आपने जो जिस बात पे वोट लिया 2025 में, देखिए दो बड़ी चीजें वैलिड रीजन उसने बताए हैं। ऐसा नहीं है कि जनता ऐसे ही या तो मूर्ख आप मान रहे हो। देखो दो चीजें हुई हैं। जो थोड़ा बहुत मुस्लिम सोसाइटी वहां थी वो तो कंप्लीटली शिफ्ट हो गई, उसने आरजेडी का दामन छोड़ दिया, वो इधर चली गई। चिंता जितनी बीजेपी के लिए, उससे कहीं बड़ा खतरा ये आरजेडी के लिए हो सकता है, एक बहुत पॉलिटिकली अगर हम लोग बात करेंगे। लेकिन देखिए, आप हर एक सोसाइटी के ग्रीवांसेस होते हैं, हर एक सोसाइटी में जो पॉलिटिकल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप होते हैं, उन सबके एक मायने होते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे नागमणि वहां जो है नागभूषण, वो इसके अलावा एक कोई नया गोल्डन बाबा, एक रुद्र, ये जो है रुद्र प्रताप क्या कुशवाहा, ये लोग लगातार रोज सुबह से शाम तक ब्राह्मणों को गाली देना और उन सबको कोसना, ये सब शुरू करते थे। भरत तिवारी के बाद आपने देखा होगा किस तरह का ढीला ढाला रवैया सरकार का था। यहाँ तक कि खुद चिराग पासवान वहां होके आ गया मंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री अपने घर में बुला रहे। मैंने उस समय, शायद वो वाक्य थोड़ा लंबा हो गया था कि मैं अमित वो बता रहा था कि योगी वाला, क्योंकि योगी जब घर बुला के मिलते हैं तो जनता को यकीन रहता है। बहुसंख्यक जनता जो बीजेपी की है वो उनपे यकीन करती है। भाई बाहर के करते नहीं करते अपने को कंसर्न नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री को उनकी जो वोटर है, उनका जो समर्थक है, वो जानता है कि योगी जी बुला रहे तो अच्छा ही करेंगे। ये 5 दिन पहले बुला रहा जब पत्ते खुल गए, क्योंकि देखिए हमको आपको तो रिजल्ट अब पता चल रहा, उसको तो वो जो LIU है वो सब कहानी बताते हैं। हालांकि अगर वो नहीं बता रहे होंगे उसको सही तो अलग बात है, ज्यादातर वो सही बताते नहीं, मुंहजोरी बातें करते हैं। लेकिन फिर भी इंटेंशन पता चल जाता है कि यार 37% वोट करने आए हैं, इतना कम वोट हुआ है, और जो आए होंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि कौन सा वोट कमिटेड होता है। तो ये बहुत सारा एक इंडिकेशन है। और मैं समझता हूं बीजेपी के लिए कोई हार का वो नहीं, जैसे हमें अरविंद केजरीवाल, जैसे हमारे गांव में कहा जाता है नटनी कूदे 9 बांस, कि भाई 9 बांस कूद रहा है, तो वो 9 बांस कूदने वाली हालत नहीं है। वो कह रहा कि सब विश्वास खो दिया, बिस्तरा उठ गया। अरे यार तुम बोल रहे हो, अभी तो तुम गायब होके गए हो, अभी तुम्हारा वहां गुजरात में पता नहीं चला, अभी तो तुम बता रहे थे, तुम कहीं लड़ने वाले नहीं हो। ये तो यही हो गया, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी देने लगेगा नवंबर के बाद, अगर वहां वो जो है रिपब्लिक हार के कहने देखो हमने तो पहले कह दिया। तो इस तरह का है, इस तरह का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक झटका जरूर है। देखिए यूजीसी आपके समय हुआ, यूजीसी को लेकर गुफ अप हुआ, आपका कोर वोट बैंक नाराज हुआ। उसके बाद फिर आपने देखा भरत तिवारी का एनकाउंटर यहाँ होता है, फिर सीजेपी का होता है। आप चाहे कुछ भी करें, मैं आपको एक डाटा पे पूरा यकीन करता हूं, ये जितने ज्यादातर लोग होंगे इनमें, अगर मुस्लिम्स या उस सब की संख्या छोड़ दीजिए, अगर अपर कास्ट के बहुत बड़ा हिस्सा सीजेपी में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, भले ही आयशा के माध्यम से गया हो किसी, क्योंकि वो नया बोरा या तमाम लोग आपने देखा होगा, ये सब चीजें होती है। तो आपका जो कोर वोट बैंक है वो बिखर रहा भाई, आप उसको सैचुरेट नहीं कर रहे। देखिए मोदी जी और उन सबको एक बात तो लगती है, हालांकि मैं मोदी को मानता हूं कि अभी मोदी तक इस हार का जीत का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मोदी जब खड़ा होता है तो लोकसभा में लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों आपको भी, क्योंकि मैं कोई व्यक्ति वंदना नहीं कर रहा हूं, मैं डाटा वंदना करता हूं हमेशा, और डेटा का इंटरप्रिटेशन होता है, वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। अगर आप देखें कि जब भी मोदी लड़ते हैं तो ज्यादातर राज्यों में वो वोट परसेंटेज पार्टी का बढ़ जाता है। आप चाहे यूपी देखें, है ना, यूपी का एक योगी उस समय जो कंफ्यूजन हुआ उसको छोड़ दे, तो बाकी सब जगह, यहां तक कि आप देखिए जो वोट परसेंटेज है वो बाकी राज्यों में बढ़ता है, और राज्य विधानसभा में अगर पार्टी की बहुत अच्छी हालत नहीं है तो भी बढ़ जाता है। वहां जबरदस्त तरीके से एक गुस्सा है। सरकार को यह समझना पड़ेगा कि देखिए, हमेशा मेरा ये मानना है छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती है और तब वो एक्सीडेंट करती है। एक्सीडेंट अचानक नहीं होता,
या तो आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी, आपने बहुत दिन से ब्रेक चेक नहीं किया होगा, ऑयल चेक नहीं किया होगा, आप रात में सोए नहीं होंगे, टायर में हवा नहीं होगी, सड़क खराब होगी, बहुत सारे कारण मिलके हम लोगों को सिर्फ वही कारण दिखता है जो सामने, ये पार्टी यहां से हारी है। तो बहुत सारे कारण थोड़े थोड़े, जैसे अब आप देखिए खान सर वाला मसला था, सब लोगों को लग रहा था कि यार जिसके गार्डों के पास अनलाइसेंस है वो अरेस्ट होगा या वो अरेस्ट होगा जिसके ऊपर जिसके साथ झगड़े हो गए दोनों हो गए। 151(3) का मुकदमा बनता था पहले तो, हाँ वो 100 उसमें 107 का उसमें हो जाता था, लोग मुकदमे में बंद होते थे, चल देते थे। अभी क्या हो रहा है कि उसको पकड़ के बंद कर दिया, वो बेचारा बंद पड़ा है, ये साहब उसको जो है खान सर वहां धमकी दे जा रहे। तो ये सरकार, देखिए एक बात बीजेपी के लोगों के लिए, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये रेफरेंडम नहीं है केंद्र सरकार का या बीजेपी पे, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर निकाल देना चाहिए दिमाग से, लेकिन हम ये भूल नहीं सकते चीजें इसी तरह शुरू होती हैं। सो इसको बहुत माइन्यूटली डिस्कशन करना जरूरी है कि भाई अगर आपको समझना है, वैसे तो जब सत्ता इतनी ऊंची हो जाती है, दिल्ली ऊंचा सुनती है, अगर आपको याद होगा आपके टाइम में माया एक मैगजीन आया करती थी, तो उसका एक पर्टिकुलर कॉलम था, दिल्ली ऊंचा सुनती है। तो अभी बीजेपी के लोग ऊंचा सुन रहे हैं, एरोगेंस, हाई हैंडीनेस, आप उनको देखिएगा। अभी वो शुरू हो गया होगा ऋषि बागड़ी और वो जो उनका आईटी सेल है, कहने लगा हमने गुजरात में बर्बाद कर दिया है, उनको सबको नष्ट कर दिया, गुजरात हमारा विकास का मॉडल है। अबे तो बाकीपुर में क्या हो गया? छोटी छोटी चीजें इस समय जरूरी है। देखा जाए ये सम्राट चौधरी का पहला चुनाव था और ये चुनाव उसी का चुनाव था, इसमें मोदी और वो नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये भी बात सही है कि जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया था वो तो नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ा गया था, बाद में सम्राट चौधरी को बना दिया गया सीएम। और कुर्मी समुदाय भी तो नाराज है ना कि जैसे उनको हटाया गया, भले ही वो राज्यसभा गए, जो भी होगा आगे चलकर वो मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन वो समुदाय भी तो नाराज है, वो भी तो अपनी नाराजगी दिखा गया ना। दरअसल जो सबसे बड़ा मुखिया है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का, उसके बूथ पे आ रही है भाई जो इतने दिन से। उसके बाद दूसरा है जो सहकारिता मंत्री है राज्य में, राम गोपाल और राम कृपाल यादव, उसके बूथ से हारी। सीपी ठाकुर के बूथ से हारी। इसके बाद अभिषेक बंटी जो उम्मीदवार है उसके बूथ से हारी। इसके बाद आप किसके बूथ से हराना चाहते हैं? तो आप जो ये कह रहे हैं, मतलब एक बहुत सारी चीजें, इसका इससे ज्यादा गणित नहीं निकाला जा सकता जितना मैंने आपको बता दिया मेरी समझ में, क्योंकि यही इसका एक बेसिक कारण है कि आपने इतना ज्यादा वो कर दिया। आप जिस चेहरे को लाए हैं उस चेहरे पर आपने चुनाव नहीं लड़ा था और खुद आपने अपने लोगों को निराश किया था जो आपकी पार्टी के लिए थिक एंड थिन में खड़े रहे थे। होता है ना कि हम लोग आपके साथ हैं, चाहे कष्ट हो चाहे होगा। आपने क्या किया? कष्टों में वो आपके साथ खड़े रहे, आपके काडर के लोग। जब आपको मुख्यमंत्री पद देना हुआ, भाई आप पहली बार चुन रहे हो, तो उस आदमी की कोई कैपेबिलिटी वो दिखती ना। जैसे शुभेंदु है, 100 दिन नहीं हुए ना उसको, वो तो ये तो 4 मई से आया, वो तो आप देखो कब से आया हुआ। उसने 10 हफ्ते में, आज सब लोग देने लगे ना दूसरे राज्यों में, शुभेंदु जैसा मुख्यमंत्री, उसने सही मायने में तो आउटशाइन कर दिया। अगर हम विजुअली से जाएं तो वो योगी बाबा को भी पीछे कर रहा अभी आज की डेट में अपने कामों से। भाई जिस तरह से पहले 10 हफ्ते में योगी जी ने आके छक्के मारने शुरू किए थे, ये भी छक्के मार रहा। भाई छक्के से बड़ा थोड़ा ही हो सकता है, लेकिन ये गेंद स्टेडियम के बाहर भेज रहा। योगी की तो शागिर्द है भाई, योगी के तो साष्टांग दंडवत किया था शुभेंदु अधिकारी ने। साष्टांग के बावजूद मैं यही तो कहना चाह रहा आपको, उसने अपने आप को एक योग्य शिष्य साबित किया है ना। ऐसा नहीं कि सुनील गावस्कर के रनों का स्कोर सचिन तेंदुलकर ने पारी किया है ना। मैं दोनों का कंपेयर उस तरह कर रहा हूं कि पहले 100 दिन में 10 हफ्तों का उसने अपना कामकाज बता दिया। ये भाई यूनिवर्सिटी बनाने वाला है कि मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैथ की अलग बना दूंगा, साइंस की अलग बना, फिजिक्स की अलग बना दूंगा, सबकी अलग अलग बनाने, दुनिया से भी आगे निकल जाएगा। तो आपको देखिए दरअसल क्या है ना कि अब पढ़े लिखों की दुनिया भी है और वो दौर चला गया कि जब आप उस सारे थे। सबसे बड़ी चिंता सिर्फ बीजेपी की नहीं है, आरजेडी की भी है। ये एक नया प्रयोग है, हो सकता है ये यही खत्म हो जाए, जो मेरा अनुमान भी है, हम लोगों के ज्यादा मानना है। लेकिन हम ये नहीं मना कर सकते क्योंकि हम कोई नजूमी नहीं है और हम लिखते नहीं है भविष्य, हम सिर्फ देखते हैं। तो वो जो है आप ये समझ लीजिए, विजय का आना एक अलग ही चीज थी। विजय को कोई मान नहीं रहा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब आए थे किसी को उम्मीद नहीं था, एक युवा नेता आ रहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि राजनीति सिर्फ एक अक्षर में नहीं पढ़ी जाती, उसमें डायमेंशंस होते हैं।
आप ये सोचिए कि अगर आप जाति के कार्ड को काट सकते हैं, ऐसा भी लग नहीं रहा, क्योंकि ये खुद भाई अपर कास्ट से है और वो वोट बैंक है, लोगों को गुस्सा है, और जो बाकी सब है उन्होंने सबने पुश दे दिया। जैसे सीजेपी के हम लोगों ने आंदोलन में देखा था ना कि अभिजीत दीपके की भीड़ नहीं थी, वो सबने भीड़ लगा दी लेकिन अल्टीमेटली भीड़ तो अभिजीत दीपके के प्रोग्राम में हुई ना भाई, जीत तो इसकी हुई, भले ही मुस्लिमों ने वोट कर दिया, दूसरों ने कर दिया, बीजेपी हराया तो जीत तो ये गया। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि कोई इलेक्शंस जो है आगे तक की एक छोटी सी लाइनिंग होता है, सिल्वर लाइनिंग होता है, हम लोग उसी से आइडिया लगाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या बिहार के चुनाव में जो बदलने जा रहा है अंजू जी, ऐसा लगता है कि जैसे बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा शिफ्ट आ सकता है, ये चुनाव बताता है, क्योंकि आरजेडी को कोई पूछ ही नहीं रहा। आप तेजस्वी यादव को मैं इसलिए कह रहा हूं, तेजस्वी यादव तो मुझे बहुत ही बढ़िया नेता लगा, इतना बढ़िया कमिटेड नेता है कि उसको शादी की एनिवर्सरी थी या किसकी थी, उसकी वाइफ की या शादी की शायद एनिवर्सरी थी, वो 3 दिन बाद होनी थी, तो उसने पार्टी का जो पार्टी का जन्मोत्सव होता है जिस दिन था, उन्होंने 3 दिन पहले ही मना लिया। वो इतना बेचारा कमिटेड है, आप कह रहे हो उसको चुनाव लड़ो, तो उसने यही तो कहा कि हम लोग जो है, आप परिवार संभाल लो, जन स्वराज पार्टी संभाल लेगी लड़ाई। तो एक बड़ा डायमेंशन दिखता है, हो सकता है ये सही भी हो सकता है नया हो, लेकिन आज के दिन उसको खुश होने का हक है। आज के दिन वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उतनी बड़ी बातें हमको सुननी चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी बात से वो जीत के आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आरजेडी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस तो कहीं थी ही नहीं, और जिस तरह से वोटिंग हुई है वो भी समझ में आ रहा है कि सबने मिलकर पीके को ही वोट दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दतिया की बात करें, वहां पर भी तो बीजेपी के लिए झटका कहा जा सकता है। राज्य में अपनी सरकार है, लेकिन वहां पर टिकट बंटवारे के दौरान जो हुआ है, उसको देखकर क्या कहा जाए, वो नरोत्तम मिश्रा को टिकट बड़ी उम्मीद थी मिल जाएगा, नहीं मिला, उसके बाद भले ही पैचअप करवाया गया लेकिन उसने डेंट मार दिया। वहां तो ये माना जा सकता है कि अंतर कलह ले डूबी बीजेपी को, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि आप एक पार्टी अगर मिलके लड़ती है तो वो जीत को हार में बदल लेती है, क्योंकि ये पार्टी तो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास ही थी, और कांग्रेस ने ये नरोत्तम मिश्रा को हरा के पिछले ही चुनाव में जीती, उससे पहले वो 3 बार लगातार जीत रहे थे। तो पार्टी की सीट थी, पार्टी रिगेन कर सकती थी, वापस रिक्लेम कर सकती थी, और जैसी बड़ी जीत हासिल की थी, भाई बहुत बड़ी जीत हासिल की थी ना मध्य प्रदेश में, तो क्या बिल्कुल एकदम गायब ही कर दिया था। तो उस समय में अगर आप ऐसी सीटें लूज करते हैं, चूंकि ये बाई इलेक्शन है, तो इनका नैरेटिव बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वरना इससे पहले आपने कोई बाई इलेक्शन पे बात नहीं की होंगी, है ना? क्यों? क्योंकि उस समय नैरेटिव का वार इतना बड़ा नहीं होता था, इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, इतना प्रेशर नहीं था। आज की डेट में जीतू पटवारी को भी हम जानते हैं कि आज वो स्कूटर में बैठ के ही पहुंच गया, है ना? और उसके नीचे सबने लिखना शुरू कर दिया, बीवी श्रीनिवास ने, कि देखिए देश ने मोदी पे से विश्वास खो दिया है, देखिए ऐसे टाइप करके लिख रहे हैं कि देखिए मोदी के भागने का समय आ गया है। वो सब उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या क्या लिख दे। तो मैं ये कह रहा कि ये नैरेटिव का वॉर है, तो इसीलिए वो लड़ाई भी दतिया भी काउंट हो रही है। और ये इसलिए हो रही है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में कोई मोदी को तो टेस्ट देना नहीं, उसका चुनाव तो 29 में होगा, देखा जाएगा जब देखेंगे यार कौन सा देवगौड़ा को यहाँ यूपी में चुनाव लड़ना था, है? वो तो प्रधानमंत्री था, जब चुनाव आएगा देखेंगे, और उसके पास बहुमत है। लेकिन वो क्या रहा है, आप इसको ऐसे समझिए कि यूपी का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश यूपी के साथ, यूपी से लगी हुई सीमाएं हैं। और जैसे दतिया जो है, मान लीजिए हम कहते हैं मंदसौर है, थोड़ा दूर होगा, या दूर पीछे की तरफ बालाघाट या उधर चले जाते हैं आप, जो उधर की तरफ है बिल्कुल गढ़चिरौली की तरफ, या उधर मिल जाते हैं, मतलब महाराष्ट्र की साइड में, तो भी हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, राजस्थान। ये तो आपका यूपी के बराबर में दतिया, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर में रहियो जब तक मिले उधार, ये तो एक साथ का है। तो आप वहां अगर ये हो रहा तो वहां का क्या मसला होगा। दूसरा ये जो पटना का हुआ, भाई आप यहाँ से मुगल सराय होते हुए सीधा आप वहीं तो है बनारस में, तो इसीलिए इनके इम्पैक्ट बड़े होंगे। इसीलिए इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। नरोत्तम ने जिस तरह से वो किया, टिकट न मिलने पे आपने राजमार्ग ही रोक लिया, पार्टी में तो नहीं होता था, क्योंकि देखिए बीजेपी धीरे धीरे, मुझे लगता है कि समय के साथ साथ उसके अंदर की जो नेताओं की जनता से दूरी बढ़ रही है, एरोगेंस बढ़ रही है,
और साथ ही साथ जमीनी वास्तविकताओं से टच भी खत्म हो रहा है, ऐसा मुझे कई बार लगता है। हालांकि वो जीत रही है, मैंने फिर कहा, क्योंकि इसलिए जीत रही है क्योंकि विकल्प नहीं है। जहां भी उनको विकल्प मिल रहा वो आपका तुरंत जो है जवाब सिक्कों का रुपयों में वापस कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि भाई आपने जीता, आपने मोहन यादव टिका दिया उनको। जिस आदमी के पास इतना प्रॉपर्टी का जो अरे लेन देन कर रहा है यार, बिल्ली अपने घर से दूध पी के आ गई, इसके बावजूद आप बिल्ली की दूध की रखवाली देंगे क्या? दूध गायब होगा तो आप किस पे शक करेंगे? भाई वो भले ही अपने घर से पी के आ गई, हमको क्या पता कि नहीं साहब मेरे पास तो ये जमीनें पहले थी। अरे यार आप प्रॉपर्टी डीलर है भाई, आपको चुन के लाया गया। लेकिन इन 3 सीटों के हार का मतलब ये नहीं, दर्शकों आप ये मत समझना कि मैं कोई पार्टी को, हमको इस समय एक पार्टी का ऐसे ही करना होता है। जब आप उसका डाइसेक्शन करते हैं हार का जीत का, तो ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा कारण है, ये समझिए। और मैं गुजरात का फिर तारीफ करूंगा कि गुजरात में सड़कें यूपी से खराब है, यूपी में उससे बेहतर सड़कें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मोदी पे यकीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं पिछले चुनाव में जब मैं वहां जहां से सबसे पहले दंगों की शुरुआत होती थी, वो एक मिक्स आबादी है, मुझे याद नहीं आ रहा गेट का नाम, तो वहां मोदी आने वाले थे। मोदी का प्रोग्राम 8 बजे था कि जब हम लोग 4 घंटे पहले वहां पहुंचे तो वहां महिलाएं बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि आप 4 घंटे पहले क्यों बैठी है? तो उन्होंने कहा हमारा डिकरा यहां से गुजरेगा, मतलब हमारा बेटा, हमारा मोदी यहां से गुजरेगा। तो मोदी के साथ जो उनका गर्भनाल का रिश्ता है वो गुजरात का टूटा नहीं है। इसीलिए यही ताकत बता रही है कि सब कुछ के बावजूद भी गुजरात में उनकी पार्टी जीतती है। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि बिहार और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ इन बाई इलेक्शंस में, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश में आप देखो ना किस तरह का मुद्दा है, वो चंदा चोरी का मामला खत्म ही नहीं हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाए। लेकिन ये पप्पू कांड जो था उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश भी खुद पप्पू बन गए, क्योंकि पार्टी में 2 फाड़ हो रहे हैं। वो राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि नहीं, पप्पू ने जो कुछ किया वो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, संतों ने तो चोरी नहीं की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं ने तो ऐसे ही हिस्सा लिया पप्पू वाले मामले में जैसे कि संतों ने ही सब कुछ किया। हम लोग एक चुनाव से बाकी सबका वो नहीं करते, क्योंकि ये उस जगह का चुनाव है और विधानसभा है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया आपको कि वो फर्क पड़ सकता है, ये एक नैरेटिव वार में काम होगा। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें बहुत स्थानीयता आ जाती है। अगर ये लोकसभा का चुनाव होता तो वो हार वहां तक फर्क पड़ सकता है, ये मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि राम गोपाल यादव सुबह बैकफुट पे दिखाई दिए। कल सुबह आपने देखा होगा, कल सुबह वो बैकफुट पे दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनका चढ़ावा चोरी का काम तो जारी है, उसको तो वो उठाना चाहते हैं। वो सिर्फ राम की ड्रेस पर, क्योंकि उनको लगा कि ये शायद ज्यादा हो गया है ना, तो उन्होंने उससे बैकट्रैक करने की कोशिश की। क्योंकि अभी भी जो सबसे बड़ी उम्मीद है अखिलेश की, वो क्या है, सॉफ्ट हिंदुत्व पे है। क्योंकि मुस्लिम वोट उसके पास है, यादव वोट उसके पास अटूट है, लेकिन ये आपको एक स्टैंडिंग तो दे देते हैं, लेकिन ये आपको आउटस्टैंडिंग नहीं बनाते कि आप सत्ता तक पहुंच जाएंगे। आप खड़े हैं, तो इसीलिए उसको सॉफ्ट हिंदुत्व पे ये थोड़ा सा हिट में होता। क्या है कि रीजनल पार्टी का लीडर ज्यादा संपर्क नीचे हो, नेशनल पार्टी जिसका जो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में ऊपर तक शामिल होते हैं, जैसे यूपी में है। योगी आदित्यनाथ यूपी को जमीन पर हाथ रख के बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अमित शाह ने पिछले 2 चुनाव में मतलब जो लोकसभा के चुनाव थे 2024 से पहले, उसको बेहतर तरीके से संचालित किया। लेकिन आप दिल्ली में बैठने लगते हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं और इतनी बड़ी चुनौतियों के बीच में हैं, तो कहीं ना कहीं सूत्र हिलते हैं। अभी अखिलेश ने इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस किया। पिछले 2 ही दिन में आप देखिए कि उसने तुरंत अपनी पार्टी के अंदर बैकट्रैक किया। कल परसों राजीव राय ने कहा कि नहीं, हम इसमें नहीं थे, हमारा कोई मतलब नहीं था, हम तो उसको रोकने गए थे, जो उनके सांसद और अच्छा बोलने वाले सांसदों में से एक है। फिर आपने देखा कल राम गोपाल यादव ने कहा, तो इसका मतलब वो सेंस है उनके पास, वो जमीन से फीडबैक जो मिल रहा है उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसका यूपी पे बहुत बड़ा असर इन दोनों हार का नहीं होगा, चुनाव में इनका जिक्र होगा।
लेकिन जैसे आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े वक्ता सामने आई, हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आप देखो ना अवधेश प्रसाद वहां क्या कर रहे, पप्पू के पास खड़े होकर सारी लाल टोपियां ही तो नजर आ रही थी। इनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से मिसफायर कर जाएगा या बूमरैंग कर जाएगा, तो बैकफुट पर ही सारे के सारे आ गए। लेकिन आप अयोध्या की तस्वीर देखिए, वहां तो लोग अवधेश प्रसाद को कूटने के लिए तैयार बैठे हुए, चप्पल हाथ में लेकर बैठे हुए। वो तो वहां के फैजाबाद के सांसद है, वो तो बड़े कूद कूद कर उन्हीं को ही कहते थे ना अयोध्या का किंग। कौन कहता था? अखिलेश यादव ही कहते थे। तो अब तो उल्टी पड़ गई ना पूरी बिसात, तभी कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पप्पू का अपना कौन है वहां पर संसद में? लेकिन सारे के सारे जो घेर के बैठे थे वो तो यही थे, लाल टोपी वाले। देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूं कि वो उन लोगों ने सेंस किया, उन्होंने ये महसूस किया कि हाँ ये गड़बड़ होगी। और अयोध्या में जो लोग कह रहे हैं वो साधु हैं, वो जो साधु हैं वो निर्माणी अखाड़ी के, वो बीजेपी के हैं, वो कोई नई चीज नहीं। तो इसलिए बहुत बड़ा अभी जनता का भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको कि वो बहुत है, क्योंकि अभी चुप है जनता। जनता आराम से इंतजार कर रही है, वो सही समय पे जवाब देगी। हो सकता है इस नाटक के खिलाफ वो उनको शानदार जवाब दे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अयोध्या के अंदर अर्जुनपुरी है और वो दूसरे जो दिख रहे हैं वो सीधे तौर पर उसी संत समिति के जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए ये कहना कि उनके कहने को हम जनता की आवाज मान ले, वो तो नहीं माना जा सकता। दूसरा ये जरूर है कि उस पार्टी को खुद उसी के अंदर का जो पीछे हटना है, उसको मैं मानता हूं कि उनके पास फीडिंग है, उनके पास ये फीड है कि हाँ फीडबैक है कि हाँ इसको आपका बहुत बेहतर नहीं माना गया। आप देखेंगे बीजेपी की तरफ से यूपी में जो सत्र है वो छोटा कर दिया गया, वो शोर मचा रहे। देखिए उन्होंने सवाल उठाया कि आपने 26,000 स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि इनके मंत्री संदीप सिंह का बयान कल ही आपने देख लिया होगा, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया, आपने संदीप सिंह का बयान सुन लिया होगा कि उसने ये कहा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा जनता जो है इशू बेस्ड लड़ाई अभी शुरू हुई है, जिसमें इन्होंने ये सारे बनाए हैं। जनता इसको अपने हिसाब से देखेगी, लेकिन आप सनातन को बहुत ज्यादा लेवल पे जाके खेल नहीं सकते हो। ये बात अब जनता को समझ में इनको आ गई है, पॉलिटिशियंस को आ गई है कि हम इस फ्रंट पे बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जनता को जब भी हिंदुत्व पे बात करनी होगी तो वो इसीलिए बीजेपी को वोट करती है, उसके लिए इधर देखने की जरूरत नहीं। आप सही कह रहे हैं कि जनता भले अभी रिएक्ट ना कर रही हो, साधु संतों में गुस्सा हो, और जनता भी सब कुछ तो देख ही रही है। और अगर फीड मिला है, कोई ऐसी सेंस की है बातें समाजवादी पार्टी नेताओं ने, तो वो जनता से तो मिला होगा उनको कि भाई जनता को ये पसंद नहीं आया जो तुमने ड्रामा किया, वहां बैठकर भगवा पहनाकर ये सब जो नौटंकी किया, और वहां पर आसपास लाल टोपी नजर आ रही थी। तो जनता ने वो सारा तस्वीर देखी है, पूरा वीडियो वायरल है, कहीं और नहीं हुआ, संसद परिसर में हुआ। तो इसका खामियाजा तो देखिए उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिनको कभी भी राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। आज कह रहे हैं कि हमने 47,000 का चंदा इकट्ठा कर लिया। वो भाभी जी जो पेटी लेकर घूम रही थी, दान पेटी, उसमें 47,000 इकट्ठा कर लिया, अब हम चढ़ाने जाएंगे मंदिर में। कौन से मंदिर में जाएंगे ये तो बता दो। अब वो तो वही बताएंगे, मैं तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनके करीब तो बैठता है वो। मैंने बताया था कि फखरुद्दीन अली अहमद मस्जिद बराबर में बैठती है, और वो तो बहुत उनके लिए अच्छा भी है, उनकी वोट भी हो जाएंगी कि भाई देखो हिंदुओं ने चंदा दिया, हमने आपको लाके दे दिया। ये गंगा जमनी तहजीब का बहुत बढ़िया एक नायाब नमूना है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं वो कहाँ लेके जाएंगी। और देखिए बहुत आत्मविश्वास के साथ जो है अखिलेश यादव एक चीज पर खेल रहे हैं कि मुस्लिम वोट के अंदर कोई टूटन नहीं है, यादव वोट उनसे छिटक नहीं रहा। और जो उन्होंने लोकसभा में जो एक बढ़त हासिल की थी, जो 224 सीटों पर है विधानसभा की, जो उनके गठबंधन को, और विधानसभा में बहुमत के लिए 202 चाहिए होता है, तो उनके जहन में वो चीज अभी बेबस है। उनको लगता है कि वही सारा है, लेकिन इतनी देर में बहुत पानी बनारस में गंगा में बह गया, सब जगह बह के आगे निकल गया। लेकिन वो ये तो कर रहे, ये एक नया दांव तो है। आप ये सोच के देखिए, इससे पहले आपने कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ सपा को नहीं देखा होगा, तो वो कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम अपना जो हमारा किला मजबूत है, हम इसके अंदर जो हमने कर लिया एरिया डोमिनेशन, जो वॉर में एक तय होता है कि आप जीतते हुए चले जाते हैं, मतलब आप जितना इलाका है कब्जा करते चले जाते हैं, तो आप उसको मजबूत नहीं। और एक दूसरी लड़ाई की स्ट्रेटजी होती है कि आप अपने इलाके को मजबूत करते हैं, फिर अगला जीतते हैं, फिर मजबूत करते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अपने इलाके को मजबूत करके अब वो आगे आके लड़ना चाहती है। अब हम देखते हैं कि जनता उसको क्या करती है, तो उसी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन एक चीज चलते चलते बताइए कि सम्राट चौधरी की कुर्सी पर तो कोई खतरा नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह की हार हुई है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो कारण है उनमें सम्राट चौधरी सबसे बड़ा कारण है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाए, उसके बाद वो तिवारी का, भरत तिवारी का हत्याकांड है, ये सारी चीजें जो मिलकर आ रही हैं, उनके पढ़े लिखे होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको ही मुद्दा बनाकर पीके ने जगह जगह जाकर कन्वेंसिंग की, तो कोई उनकी कुर्सी पर खतरा आ सकता है? भैया तो बीजेपी को अपने पे खतरा लेना होगा या इनको खतरे में डालना होगा, एक काम तो करना होगा। क्योंकि मुझे शक है कि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि तीरथ सिंह रावत आपको याद होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनको बीच में ही हटाना पड़ा, पहले त्रिवेंद्र को हटाना पड़ा, फिर तीरथ सिंह को हटाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी अपने नायाब नमूनों से डर गई थी। तो ऐसा ही एक नया वो लेके आ गई है, क्योंकि देखिए सब लोग वो थे, क्योंकि वो बहुत कोई ऐसा आप आदमी नहीं ले आए थे कि आपने बहुत बड़ा चैलेंज वो कर दिया। आप नए विधायक को, कुर्मी या लव कुश समाज के नए विधायक को भी स्टेब्लिश कर सकते थे। आप एक ऐसे आदमी को लाए जिसके आने पे लोगों को एकदम जंगल राज याद आ जाता है। भाई इनके पिता ने सभी कहा था कि यही गाड़ के वो मोदी जी को यहाँ गाड़ देंगे, हालांकि वो बातें पुरानी हो गई क्योंकि उनको जिता दिया गया। लेकिन ऐसा है ना, जो बातें हैं वो तो तभी याद आती है जब चोट लगती है। बीजेपी को चोट लगी है तो बीजेपी के समर्थक बोल रहे हैं। और देखिए ज्यादातर लोगों का अगर आप गौर करेंगे, बहुत वोकल होके इस बार मैंने बहुत दिनों बाद देखा कि बिहार में अपर कास्ट के लोग इतना वोकल होके बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने नहीं देखा बहुत अरसे, मैं तो चुनाव बहुत सालों से वहां कवर करता रहा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि इतना ओपनली उन्होंने खड़े होके कहा हो कि चाहे इससे हमको कोई लेना देना नहीं, उन्होंने हमको बंधक समझ लिया। तो मुझे लगता है कि शायद इसका असर तो होगा, देखना होगा। हाँ, क्योंकि देखिए यही बात जो है वो पीके ने जगह जगह जनसभाओं में बोली कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है बीजेपी ने, इसलिए आप आवाज उठाइए, बाहर निकलिए। और उनको ऑप्शन मिला, उनको पीके में ऑप्शन दिखा, इसलिए उन्होंने उस तरफ वोट किया। आरजेडी को नकार दिया, वो ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस ऑप्शन नहीं, तो उस तरफ तो गए ही नहीं। तो इसलिए जहां जहां उनको ऑप्शन दिख रहा है, वहां वहां अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है वो वोटर जो बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है, तो एक खतरे की घंटी तो है। अब इसकी गाज सम्राट चौधरी पर गिरती है या नहीं गिरती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व का अखिलेश यादव, वो कार्ड वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि जहां उनको लगा था उन्होंने बढ़त ले ली, वहीं पर वो पप्पू कांड ने उनको बैकफुट पर ला दिया है और पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गए हैं। और जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो फिर योगी किस तरह से खेलते हैं, इसका अंदाजा इतने सालों में नहीं लगा पाए अखिलेश यादव, तो फिर तो उनकी राजनीति पर भी सवाल उठेगा। आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। धीरेन्द्र जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम।